यस तो फाइनली वी गॉट अ पीआर। फाइनली ये जर्नी में बहुत सारे पैसे भी गए हैं, उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए थे। वर्क परमिट भी हमारी एक्सपायर हो गई थी, हमारा पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया। तो मैं उसके लिए 2-3 गाइड करना चाहूंगा। सबसे पहले जैसे ही आपकी वर्क परमिट स्टार्ट होती है और एक प्रोफेशनल इमिग्रेशन एजेंट के पास जाइए, जहाँ पे आप 6 मंथ हमें वेट करने के बाद फाइनली रिजल्ट रिजेक्शन मिला था। यस तो फाइनली वी गॉट अ पीआर। फाइनली तो हमने पूरे 4 साल लगाए कनाडा का पीआर लेने में। तो हमारी जर्नी 2029 से स्टार्ट हुई थी। तो ये पूरे वीडियो में हम बताएंगे कि हमारा क्या क्या सी सक्सेस मिली थी जर्नी में, क्या क्या हमें अनसक्सेसफुल हुए थे कौन सी चीज़ में, कितनी बार हमने पीआर के लिए अप्लाई किया, वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया। तो ये पूरा वीडियो है ना जो मोटिवेशनल होने वाला है। हमारी पूरी जर्नी में हमें जो जो चीज़ें हमने फेस की है वो आपको फेस ना करनी पड़े, और जो चीज़ हमने अच्छी की है वो आप करके इजीली कनाडा का पीआर कर सको। इसी पर्पज से हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2029, जब हमने सोचना स्टार्ट किया कि कनाडा जाना है। फाइनली बहुत सारी डिफिकल्टी के बाद हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे कनाडा। तो IELTS देने से स्टार्ट हुआ था। IELTS देने के बाद हमने बहुत सारे एजेंट से कन्वर्जेशन किया कि कैसे हम कनाडा जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों से हमें नेगेटिव फीडबैक मिला था। उसका रीज़न ये था कि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि स्टडी के बाद आपका जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हमारे केस में हमारा 7 इयर्स का गैप था। तो इसीलिए बहुत सारे लोग हमें बोल रहे थे कि नहीं हो पाएगा, आपका स्टडी के बाद का गैप ज़्यादा है। तो उसके बाद भी हमने गिव अप नहीं किया और अप्लाई करते रहे, और फाइनली हमें सक्सेस मिली एज अ स्टडी वीज़ा पे। तो हम 2022 में स्टडी वीज़ा पे आए। तो असली जर्नी तो कनाडा आने के बाद स्टार्ट होती है। जब आपकी स्टडी फिनिश होती है, आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो, आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है। जैसे कि हमारे केस में 3 ईयर का टाइम था हमारे पास स्टडी परमिट के बाद। तो वर्क परमिट के बाद ही आपका काउंटडाउन चालू होता है, क्योंकि आपको पीआर के लिए अप्लाई करना होता है। उसके लिए मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस कनाडा में होना चाहिए अगर आप CEC में अप्लाई कर रहे हो। तो बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती है वो टाइम के दौरान, क्योंकि बहुत सारी जगह पे जॉब अवेलेबल नहीं होती है, आपको ढूंढनी पड़ती है। जैसे कि स्टडी परमिट में भी हमारे साथ यही हुआ था। हमें जो हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे तो 6 मंथ तक हमें जॉब नहीं मिली थी, लेकिन वी आर कीप ट्राइंग एंड फाइनली मुझे 2 जॉब मिली थी। और वर्क परमिट में भी जैसे ही मैं वर्क परमिट पे आया, उससे मुझे 3-4 महीने लग गए थे मुझे अपने नॉक ए की जॉब फाइंड करने के लिए। तो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी जो हमें वर्क परमिट के टाइम पे आई थी वो ये थी कि हमने IELTS दे दिया था। हमारा IELTS का रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, हमें आराम से CEC में स्कोर कर सकते थे। उसी के दौरान PNP जो ओंटारियो का ड्रॉ होता है उसे OINP कहते हैं। तो OINP में हमारा सिलेक्शन हो गया था। हमने फ़ाइल भी पूरी रख दी थी OINP में। तो फाइल की प्रोसेस के दौरान 6 मंथ हमें वेट करने के बाद फाइनली रिजल्ट रिजेक्शन मिला था। उसका रीज़न ये था कि जो ऑफ़र लेटर होता है उसमें मैंने अपनी खुद की साइन नहीं की थी। एम्प्लॉयर की तो साइन थी, लेकिन मेरी खुद की साइन नहीं थी। इतनी छोटी गलती के लिए मुझे ये जो पीआर है उसकी जर्नी में 1 साल और लेट हुआ है। तो वन ऑफ द एक रीज़न जो मैं बताना चाहूँगा वो ये भी है कि मैंने गलत सा जो इमिग्रेशन एजेंट है वो सिलेक्ट किया था, वो सर्टिफाइड नहीं था। उसकी वजह से उसने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है, उसको जो चीज़ पता होती है वो उसने बराबर नहीं की। तो उसके बाद तुरंत ही मैंने एक प्रोफेशनल हायर किया जो कि मेरी फ़ाइल पूरी अच्छे से रीड करे, मुझे गाइड कर सके, कोई भी गलती हो तो ठीक कर सके, मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले वेरीफाई कर सके। उसके बाद पीआर के लिए जुलाई में हमारा ड्रॉल में नंबर आ गया था और हमारी फाइल प्रोसेस हो रही थी, और अब जाके मार्च में हमारे अप्रूवल मिला है। तो ये बहुत लंबी जर्नी रही थी, उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए थे। वर्क परमिट भी हमारी एक्सपायर हो गई थी, हमारा पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया था, तो पासपोर्ट रिन्यू करवाना पड़ा, फिर वर्क परमिट एक्सटेंशन करवानी पड़ी। तो ये जर्नी में बहुत सारे पैसे भी गए हैं और अप्स एंड डाउन्स भी आए हैं। तो डाउन्स वो थे कि जॉब बहुत अच्छी मिली $35 पर आवर की, वो भी 2 साल करने के बाद मार्केट के हिसाब से वो कंपनी को स्विच होना पड़ा USA, तो जॉब भी नहीं रही। तो उसके बाद वापस से अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ा, जॉब मिली, थोड़ी देर घर पे बैठना पड़ा। तो बहुत सारी अप डाउन जर्नी में चलते रहा, लेकिन फाइनली हमने पीआर हासिल कर लिया है। अगर आप चाहते हो कि कोई प्रोफेशनल इमिग्रेशन एजेंट आपको मिले, आपकी फ़ाइल भी अच्छे से लगे, तो मैं उसके लिए 2-3 गाइड करना चाहूँगा। सबसे पहले जैसे ही आपकी वर्क परमिट स्टार्ट होती है तभी आप IELTS की एग्ज़ाम दे दीजिए और एक प्रोफेशनल इमिग्रेशन एजेंट के पास जाइए, जहाँ पे आपकी पूरी फाइल वो देखेंगे, आपको बताएंगे आप पीआर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और आपका स्कोर क्या हो रहा है, कौन कौन सी स्ट्रीम है। तो वो आपकी फाइल देख के आपको बता सके कि आप प्रोविंशियल पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो या तो फेडरल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो
मैं मस्ट रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपने वर्क परमिट के बाद अपने एजेंट से मिले, उससे बातचीत करें और अपनी फाइल रखें। यही मेरा जो प्लस पॉइंट था जिसकी वजह से मुझे PR मिला है, मैं तो वही समझता हूँ। अगर आपको भी चाहिए होगा तो मैं अपने डेफिनेटली कमेंट कीजिए, मैं अपने इमिग्रेशन एजेंट का नंबर भी उसमें डालूंगा, तो आपको जो भी सपोर्ट मिल सके वो बहुत बढ़िया रहेगा। तो इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे PR होने के बाद क्या क्या सी चीज़ आपको सबसे पहले करनी चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आपको हेल्थ कार्ड करवाना चाहिए, आपका सीन अपडेट करवाना चाहिए, फिर कैसे पोर्टल 1 PR की रिक्वेस्ट आती है, पोर्टल 2 PR की रिक्वेस्ट आती है, आपको फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, हम सारी चीज़ें ये वीडियो में डालेंगे। तो हमें लाइक सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जो कनाडा आना चाहते हैं, कनाडा में है। के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।